जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी हम करंट अफेयर्स यहाँ इस चैनल पे पढ़ते हैं, ये सारी करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी इंडिया की सभी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेबल है। हमारी करंट अफेयर्स की खासियत क्या है कि ये वन लाइनर नहीं है, ये डिटेल्स करंट अफेयर्स है, पहली बात। सेकंड चीज, आपको यहाँ पर हम साथ में स्टैटिक भी करंट के साथ मिलता है, ठीक। तीसरी बात, हम आपको यहाँ पर डे 25 एमसीक्यू कराते हैं यहाँ पर, और ये जो एमसीक्यू होते हैं ये वन लाइनर होते हैं, प्लस एसर्शन रीजन वाले भी होते हैं, एसर्शन रीजन वाले भी, अभिकथन और कारण वाले, और थर्ड क्या करें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे जनरली आपको इतने क्वेश्चन पर डे कराए जाएं, 25 क्वेश्चन प्लस पूरी डिटेल करंट अफेयर्स, प्लस उसकी पीडीएफ आपको @सौरभ सिविल एकेडमी पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। पर डे आपको टेलीग्राम पे सुबह पड़ जाती है, और उसके वीडियो फॉर्मेट के उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पर डे अवेलेबल हो जाती है। आप अगर करंट अफेयर्स पर डे पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, तो शायद ही आपके अगर 30 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं तो आप 25 से 28 क्वेश्चन करके ही आएंगे, और 25 से 28 क्वेश्चन करने का मतलब कि सिलेक्शन पे पहुंच जाना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रोजेक्ट वामन वन, अभी अभी दिल्ली सरकार द्वारा जो है प्रोजेक्ट वामन वन लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की सीएम कौन है, महिला सीएम कौन है, इसका आपको नाम बताएंगे, जिनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की महिला सीएम है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोग नेचर से जुड़ सकें। कंसेप्ट नेचर एंड इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी एम्ड एट इन्वायरमेंट इंगेजमेंट, मीन्स संकल्पना का स्वरूप एक इंटरेक्टिव जैव विविधता क्षेत्र बनाना, मतलब कि लोग जो है इन्वायरमेंट से पूरी तरह से जुड़ सके, पहली बात, और लोग समझ सकें कि पौधे और क्या कहते हैं मनुष्यों में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे हमको पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे पौधों को पालना पोसना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, इसमें प्राइमरी फोकस क्या है? इट्स प्रमोट द इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड शोकेसेस ड्वार्फ स्पीसीज ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो विशेष प्रजातियां हैं पौधों की उसका अध्ययन भी करना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब जो भी इन्वायरमेंट एजुकेशन हो उसको, मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष देख सकेंगे, जो भी पौधे वगैरह है उनको स्टडी कर सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इनके? मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को प्रकृति और पर्यावरण के अधिक करीब लाना, ठीक। मतलब मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण के अधिक करीब हो जाए। बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूक और शिक्षित करना, मतलब कि जो बच्चे हैं वो भी पर्यावरण की शिक्षा और उनके प्रति क्या हो जाए, जागरूक हो जाए, ठीक है। इसका ये मेन क्या है, ये इसका लक्ष्य है। मतलब एक तरह से दिल्ली सरकार ये चाहती है कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच में क्या बने, एक कोरिलेशन बने, ठीक। और लोग ये जाने कि मनुष्य और मनुष्य के लिए पर्यावरण कितना आवश्यक है, ठीक। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79 कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, अभी अभी क्या हुआ है कि फ्रांस के पेरिस में क्या हुआ है, कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसका एडिशन कितना है? 79। देखिए ऐसे ही याद करिए, 79 कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, ताकि आपको एडिशन भी याद रहे। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में दे देगा 78th एडिशन, तो इसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडिशन क्या है। तो ज्यूरी रिकॉग्निशन इन दिस इवेंट द कान ज्यूरी फिल्म अवार्ड वाज ऑनर टू नेपाली फिल्म द एलिफेंट द फॉग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल की किसी पिक्चर को क्या मिला है, वहां पे एंट्री मिली है, और उस फिल्म का नाम क्या है? द एलिफेंट इन द फॉग, ठीक। एडिशन एंड वेन्यू 79 एडिशन, हेड इन फ्रांस। फिल्म डायरेक्टर कौन है? अविनाश विक्रम शाह, ये नेपाल के डायरेक्टर हैं अविनाश विक्रम शाह। दिस इज द फर्स्ट एवर फिल्म फ्रॉम द नेपाल टू रिसीव द ऑफिशियल अवार्ड्स का। फिल्म निर्देशक इस फिल्म में अविनाश विक्रम शाह जी हैं, और ये क्या है कि नेपाल की पहली ऐसी पिक्चर है जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री के साथ साथ क्या है, अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि इसकी स्टोरी क्या है कि एक फैमिली है जो हाथियों से परेशान हो जाती है, उसकी स्टोरी है, प्लस इसमें किन्नरों की भी स्टोरी है, मतलब जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी इसमें बताया गया है इस पिक्चर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या है, एक सबसे फेमस अवार्ड होता है इसमें, पाल्म डी और अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला है? कुवैती फिल्म है, जिसके डायरेक्टर कौन है? क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिंगथू। क्रिश्चियन मिंगथू जो है डायरेक्टर है, क्रिश्चियन मिंगथू। कुवैती फिल्म
कॉमेडी ऑनर अवार्ड मिला, ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। मीन्स जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसका सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा होता है? पाल्मे डी और अवार्ड होता है। ये किसको मिला है? क्रिस्टियन मिंथू को मिला है, जो एक कुवैती फिल्म है जिन्होंने डायरेक्ट किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो थर्मल एनर्जी वाला। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट, मतलब भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगा है? स्टैब्लिश पुगा वैली लद्दाख। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? लद्दाख की पुगा वैली पे स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, ऑपरेट्स एट 24 डिग्री फ्रॉम डिग्री एंड डेप्थ ऑफ 455 मीटर। तो क्या कह रहा है कि इसकी जो गहराई है 405 मीटर है और 204 डिग्री तक ये क्या है, ये ऑपरेट होगा, मतलब गर्म करेगा पानी। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी अर्थ हो गई, इसके नीचे आपका ये कोई भी पाइप जाएगा, जब ये जाएगा यहाँ पर तो ये हीट होगा तो यहाँ पे स्टीम निकलेगी, इससे जो भी टरबाइन वगैरह आपकी रोटेट होगी और इससे क्या होगी, बिजली बनेगी आपकी। ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है कि 1 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1 मेगावाट है। इसको कौन स्टैब्लिश कर रहा है? इसके लिए एमओयू हुआ है, जो भारत की एक महारत्न कंपनी है ओएनजीसी, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी है, इसके द्वारा जो है इसको जो है क्या क्या स्टैब्लिश किया गया है, 1 मेगावाट का ऑपरेशनल प्लांट जो जियो थर्मल है। ये भारत का पहला है। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? लद्दाख की पुगा वैली पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी भी आपने देखा होगा कि 30 मार्च 2026 को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया था कि भारत जो है नक्सल मुक्त हो गया है, इंडिया फ्री फ्रॉम द नक्सलिज्म। ठीक, तो अभी एक ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया झारखंड रांची में किसके द्वारा चलाया गया? सीआरपीएफ बटालियन, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन द्वारा। कोबरा बटालियन है उसके द्वारा कौन क्या चलाया गया? ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 27 मॉइस्ट ने क्या हुआ? सरेंडर किया। 27 मॉइस्ट ने क्या कर दिया? सरेंडर किया है। झारखंड पुलिस एक्ट बिफोर झारखंड पुलिस के सामने रांची में सरेंडर कर दिया है। ठीक है ना। डायरेक्ट द प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पैकेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सरेंडर। अब जो भी लोग सरेंडर किए उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज मतलब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, सरेंडर इनफॉर्मली फ्रंट ऑफ कोबरा बटालियन सीआरपीएफ। मैंने जैसे आपको बताया कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के सामने क्या सरेंडर किया है। इसमें मेन फोकस क्या हुआ था कि एक क्या कहते हैं नक्सली महिला थी, तो वो अपनी 8 महीने की बच्ची को गोद पे ली हुई थी। 8 मंथ की उसकी क्या थी, उसकी बेटी थी, उसको भी उसने गोद में लिया हुआ था। ठीक है, देखिए सरकार क्या करती है कि जब ये आयोजित कराती है तो उनके परिवारजनों को भी बुलाती है। ठीक है, और जो लोग होते हैं उनको भी सब बुलाती है और ससम्मान आत्मसमर्पण किया जाता है। ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए कि हम आत्मसमर्पण करके बहुत बुरा काम कर रहे हैं। बस ये ऐसा बताया जाता है कि आप लोग हमारे देश के ही हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा भटक गए हैं, अब हम आपको मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसलिए पूरा उनके परिवार को बुलाना, उनको साथ सम्मान इसमें सरेंडर किया जाता है। इसमें उस तरह वाला सरेंडर नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तो इसलिए ताकि लोगों को अच्छा फील हो सके। ठीक है ना। नेक्स्ट, लॉन्चिंग ऑफ द बुक लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। अभी भी एक बुक का लॉन्चिंग हुआ, लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात तो जानते हैं इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर है पीएन परिक्कर जी। पीएन परिक्कर जी जो है कहाँ के हैं? ये केरला के हैं। ये कहाँ के हैं? केरला के हैं। केरला के पीएन परिक्कर जी ने किताब लिखी लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। इनका योगदान क्या है कि इन्होंने केरल में बहुत सी पब्लिक लाइब्रेरी पे काम किया है। ठीक है, जो भी मतलब क्या कहते हैं पब्लिक पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय कहेंगे, तो उनके लिए इन्होंने एक जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है और इन्होंने इसके लिए एक नारा भी दिया, पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो, रीड एंड ग्रो, इन्हें एक नारा भी दिया था। ठीक है, और ही स्पेंट हिज लाइफ टाइम एक्टिवली सपोर्टिंग द बिल्डिंग द पब्लिक, मतलब इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया, पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करने में, उसके सिस्टम को डेवलप करने में। और यहाँ तक कि जो इन्होंने अपनी किताब लिखी उसका नाम भी क्या नाम दिया है? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस बुक को विमोचित किसने किया है, मीन्स लॉन्च किसने किया? सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे देश के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। जिसके हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी ने इस पुस्तक को क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक, अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पद्म अवार्ड 2026। जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर हर साल जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो अभी कल 25 तारीख से 25 मई से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने
पुरस्कार वितरित करने का समारोह जो है शुरू किया है। ठीक है, तो बेस्टोड अपॉन रिसिपिएंट बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रेसिडेंट हाउस में क्या किया गया? अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, हमारे जो भी करंट अफेयर्स है सारे करंट अफेयर डिटेल में है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डिटेल्स में पढ़िए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, तो टोटल कितने पुरस्कार वितरित किए गए? 131, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। पद्म विभूषण किसको किसको मिला? धर्मेंद्र जी को मिला आर्ट एंड सिनेमा में, केटी थॉमस जी को मिला, किसमें मिला? पब्लिक अफेयर्स में। एन राजन जी को मिला, ये वायलिन आर्टिस्ट हैं। ठीक है, पी नारायण जी को मिला और वी एन अच्युतानंदन जी को मिला। ये देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार आप अवश्य याद रखिएगा, किसको मिला, किस फील्ड के मिला। तो ये पांचों पद्म पुरस्कार तो पद्म विभूषण पुरस्कार जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। और पद्म भूषण किस किस फेमस पर्सनालिटी को मिला? पीयूष पांडे जी, आपने नाम सुना होगा, हाल ही के दिनों में इनका निधन हुआ है। इनका नाम आपने सुना होगा, ये एडवर्टीजमेंट सेक्टर में थे और उन्हें बहुत फेमस नारा दिया था, आप लोगों ने सुना ही होगा, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने ही नारा दिया था। ठीक है ना। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारे, गाना भी आप लोगों ने सुना होगा ना, तो पीयूष पांडे जी का था। अलका याग्निक जी को मिला है, फेमस सिंगर है। उदय कोटक जी को मिला है। ठीक है, और जो शिबू सोरेन जी झारखंड के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। ठीक है ना। और पद्मश्री किसको? हरमनप्रीत कौर जी को मिला है, रोहित शर्मा क्रिकेटर, इनको मिला है। और एक जर्मन की, क्या कहते हैं, जर्मनी के एक व्यक्ति है प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, इनको भी मिला। ये नाम याद रखिएगा, ये भी नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच जी को, इनको भी क्या अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, अच्छा, अभी अभी क्या हुआ? IAU24 एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई है? देखिए, याद रखिए, IAU24 आर एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप, ये एक की प्रतियोगिता है। ये कहाँ पे चालू की गई? होस्ट किसने किया? जापान ने। इसमें 9 देशों के 81 इलाइट एथलीट, मतलब कि अच्छे एथलीटों, मतलब बहुत अच्छे, मतलब कहेंगे कुशल प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। इसमें इंडिया के क्या अचीवमेंट है? सिक्योर्ड मेंस टीम अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट रैंक पोडियम विन बाय गोल्ड लेड बाय अमर सिंह। अमर सिंह जी ने इसमें क्या जीता है? फर्स्ट रैंक पाई, उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। विमेन टीम में क्या है? विमेन टीम 3rd रैंक सिक्योर की, उन्होंने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन टीम ने। ठीक है ना। अब अगर पदक तालिका की बात करें, मेडल टैली की, तो इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। देखिए, ये जरूर याद रखिएगा आप। यूपीएससी क्या कर रहा है आजकल? मेडल तालिका पूछ ले रहा है। लास्ट ईयर क्या है, जबकि 2025 की परीक्षा में सीएससी के उसने पूछ लिया था खो खो वर्ल्ड कप का, कि कितने क्या मेडल आए हैं, कितने क्या लोगों ने जीते हैं, कितने कितने रनों से जीते हैं, ये सब पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है ना, ये मिला हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, भारत जो है पदक तालिका में सीधा, मतलब इंडिया के फर्स्ट रैंक का, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया इसमें क्या है? फर्स्ट रैंक से टॉप किया हुआ है और 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पाए हैं भारत ने। ठीक है, जीते हैं मतलब। ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 मई 1924 को पहली बार क्या हुआ था? फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक, और 25 मई 2024 को इसके 100 साल पूरे हो गए थे, तब इसको स्टार्ट किया गया था। मीन्स 25 मई 2024 को विश्व फुटबॉल दिवस मनाना शुरू किया गया था। और ये हर साल तब से मनाया जाता है 25 तारीख को। क्यों मनाना चालू किया गया था? क्योंकि 25 मई 1924 को फुटबॉल टूर्नामेंट जो है स्टार्ट हुआ था और इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ठीक, इसकी थीम क्या है? बी एक्टिव। देखिए, थीम जरूर याद रखिएगा। आजकल का सिनेरियो क्या है? थीम वाला हो गया। अभी मैं आपको एमसीक्यू जब कराऊंगा तो काफ़ी डिटेल एमसीक्यू है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, करंट को नोट डाउन करिएगा और बार बार इसको आप देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूथोपिया फॉर WTO मेंबरशिप। ठीक है, WTO की मेंबरशिप के लिए किसके किसके भी समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है इंडिया और यूथोपिया की बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल। होता क्या है कि WTO जो है किसी भी क्या कहते हैं व्यक्ति को, अगर किसी भी देश को शामिल होना रहता है तो पहले बोलता है कि जो भी फाउंडिंग मेंबर है उससे परमिशन लेके आइए कि आप शामिल हो रहे हैं। तो भारत क्या है कि फाउंडिंग मेंबर्स में एक है, भारत क्या है उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक है। तो यूथोपिया जो है भारत के पास आया और बोला कि क्या कहते हैं, हमको भी इसमें क्या करना है? शामिल होना है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि डिजाइन टू सपोर्ट एंड एसलेट यूथोपिया फॉर्मल इंट्री ऑफ WTO की फॉर्मल मेंबरशिप के लिए भारत ने यूथोपिया के साथ MOU किया है। अच्छा, कहाँ पर
वेन्यू कहाँ है इसका, एडब्ल्यूटीओ को जेनेवा एट स्विट्जरलैंड, ठीक है। टू कोर आउटकम्स क्या, टू प्रोटोकॉल सिग्निफिकेंटली है साउथ साउथ कोरिया। अच्छा देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो अर्थ है, ठीक है ना, और पृथ्वी हो गई, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। यहाँ का कोलेब्रेशन जो है ये इथोपिया देश है हमारा, और ये हमारा भारत देश है। तो यहाँ का जो कोलेब्रेशन है उसको क्या कहते हैं, साउथ साउथ कोलेब्रेशन, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। मतलब कि ये एक तरह से क्या है कि साउथ साउथ कोलेब्रेशन हुआ है, मतलब अच्छी चीजें मानी जाती है कि दो साउथ के देश जो है आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना। द प्रोटोकॉल सिग्निफिकेंटली इनहेंसेस साउथ साउथ को, मतलब मुख्य ये आरोप पत्र दक्षिण सहयोग महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। आयोजन स्थल कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। भारत ने और इथोपिया की विशेष सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि भारत ने इथोपिया को सदस्य बनाने के लिए अपने क्या किए हैं, द्विपक्षीय हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखिएगा, इसको आप चाहे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक फाइंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 हो, ये कल चंद्रयान 3 के बारे में कल भी हम डिस्कस किया था। चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये किस कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023। कहाँ से लॉन्च हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। किससे लॉन्च हुआ था, LVM-3 रॉकेट से। और जिस दिन ये पहुंचा था मून के साउथ पोल पे, तो उस साउथ पोल का नाम हमने क्या दिया, शिव शक्ति पॉइंट दिया था। और जिस दिन लैंड हुआ था उस दिन की डेट थी 23 अगस्त 2023। और इस डेट को हमने क्या मनाया, नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों, मतलब कि इसको होप क्या चीज़ है, क्या हुआ था कि जब हमने इसको लॉन्च किया तो इसमें दो चीज़ें भेजी थी। एक क्या कहते हैं, विक्रम था, लैंडर था हमारा विक्रम, और प्रज्ञान क्या था, रोवर था। प्रज्ञान क्या था, रोवर था, रोवर प्रज्ञान था, विक्रम लैंडर। विक्रम में हमने एक होप भेजा था और एक चेस्ट पेलोड भेजा। चेस्ट पेलोड मतलब चंद्र इस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये क्या करता था, करने गया था वहां पे कि मून के टेम्परेचर वगैरह को पता करने के लिए। अच्छा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, मतलब जो होप एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला कि जो मून की जो सरफेस है, मतलब जैसे हमारी धरती की सरफेस है तो हम लोग के ऊपर मिट्टी पाई जाती है कि नहीं, सॉइल पाई जाती है। तो ये पाया गया कि जो चंद्रमा की जो सतह है उसमें पेबल्स पाए गए हैं, रेगोलिथ्स कंटेन, मतलब रेगोलिथ है, रेगोलिथ मतलब उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह है, ठीक है। और जो टॉप लेयर है उसके नीचे भी एक लेयर है, जैसे मान लीजिए कि टॉप ऐसे ये लेयर हो गई, ये टॉप लेयर है आपकी, इस टॉप लेयर की पूरी टॉप लेयर है आपकी, इस टॉप लेयर के नीचे भी एक क्या है, एक लेयर है, उसको भी डिस्कवर किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, लूनर लेगोलिथ नाम रखा गया है। और स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, केक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, केक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, लैंडर के भीतर, मतलब लैंडर को, विक्रम लैंडर था हमारा, ये ध्यान रखिएगा, इसका लैंडर कौन था, विक्रम था। विक्रम इसका लैंडर था, इसके अंदर जो है प्रयोग किया गया था, जिसका काम क्या था, वहां पे सटीकता से तापमान का पता लगाना। और इसे निष्कर्ष क्या निकला कि जो चंद्रमा की जो सतह है वो क्या है, कंकड़ पत्थर शामिल है उसमें। और नीचे जो है, इसके नीचे भी एक ठोस परत पाई, जो मैंने आपको बताया कि इसके नीचे भी एक ठोस परत पाई गई है। और इसकी बनावट कैसी है, एक केक लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी बनावट कैसी है, एक केक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 25 एमसीक्यू है। Consider the following statement. Project Vamanwar. It is an initiative launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. It is an interactive biodiversity showcasing special dwarf species plant. One of core objectives provide practical environment education to children. देखिए, अब देखिए आपने पढ़ा है कि ये किसने लॉन्च किया है, क्या ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो भारत सरकार द्वारा नहीं, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार, ठीक। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें पौधों की विशेष बौद्धिक प्रजातियों को प्रदर्शित करने वाले एक इंटरेक्टिव जैव वितरण रूप में परिकल्पित, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे प्रजाति है उसको डिस्कवरी किया गया है कि नहीं, इसको प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, थर्ड क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को व्यवहारिक पर्यावरण शिक्षा देना है, बिल्कुल सही बात है। देखिए लिखा हुआ है, कोर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एनवायरमेंट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो मतलब कि एक गलत हो गया। आप देखिए, अब ऐसे भी आप छांट सकते हैं, एक गलत, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देखिए तीनों नहीं होगा। अगर आप ऐसे, इसको देखिए इलिमिनेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए आज जो भी आपके एमसीक्यू है ना, ये वन लाइनर नहीं है, आप हमारे साथ एमसीक्यू करिए, यानी रियली फेस द एग्जामिनेशन, यू डोंट फियर। जब आप असली में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आपको फियर महसूस ही नहीं होगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, अब 2 एंट्री सही, देखिए करेक्ट आंसर बी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये स्टैंडर्ड एमसीक्यू, मतलब ये वन लाइनर है। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट वामन वन, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पर्यावरण शिक्षा के लिए इंटरएक्टिव जोन विविध क्षेत्र स्थापित करने के लिए परियोजना वामन वन शुरू की? कितनी दिल्ली चालू की है, बिल्कुल आराम से लगा दीजिए इसको आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कथन कारक वाले, देखिए प्रोजेक्ट वामन वन हाईलाइट स्पेशल ड्वार्फ स्पीसीज ऑफ प्लांट टू क्रिएट इंटरेक्टिव एनवायरमेंटल लर्निंग स्पेसेस। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वामन टू एक्सपेंड कोलैबोरेट कमर्शियल प्लान अक्रॉस अर्बन एंड कंक्रीट स्फीयर। देखिए प्रोजेक्ट वामन वन इंटरेक्टिव पर्यावरण शिक्षा स्थान बनाने के लिए पौधों की विशेष पौनी प्रजातियों की प्रमुखता के लिए प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है, मुख्य उद्देश्य शहरी कंक्रीट क्षेत्रों में कॉर्पोरेटिव वाणिज्यिक वृक्षारोपण नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या देना है, हमको तो इन्वायरमेंट एजुकेशन देनी है। मतलब ये गलत हो गया, अगर ये गलत तो मतलब क्या हो गया, ए ट्रू आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब से नेक्स्ट पढ़िए, देखिए कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 79 कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक, क्या कह रहा था, प्रेस्टीजियस पार्लियामेंट्री अवार्ड ऑनर टू नेपाली फिल्म डायरेक्टर अविनाश चंद्र विक्रम साह। देखिए पार्लियामेंट्री अवार्ड तो इसको मिला नहीं है, इसको जूरी अवार्ड मिला, पहला गलत हो गया आपका। ठीक, द फिल्म एलिफेंट इन द फॉग बिकम द फर्स्ट एवर नेपाली फिल्म रिसीव ऑफिसर अवार्ड, बिल्कुल सही बात है, पहली नेपाली पिक्चर है जिसको अवार्ड मिला गया है। थर्ड क्या कह रहा था, हाईएस्ट ऑनर ऑफ फेस्टिवल बैक टू कुवैती फिल्म डायरेक्टेड बाई क्रिश्चियन मिक्थू, बिल्कुल हाईएस्ट ऑनर क्या है, पार्लियामेंट्री ऑनर किसको मिला है, क्रिश्चियन मिक्थू को मिला है, जो कुवैती फिल्म है। ठीक बता दीजिए, मतलब क्या आपका एक गलत है, देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एमसीक्यू में देखिए, द एलिफेंट इन द फॉग रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इन द नेशन टू विन ऑफिसर कांस अवार्ड। कांस का अधिकारी पुरस्कार जीतने देश की पहली फिल्म का स्थान एलिमेंट द फॉग मुख्य कथनात्मक क्या है, हिमालय पिघलते हिमनद, ज्वाला परिवर्तन पर हाथियों का संकट में परेशान परिवार, दक्षिण एशिया में संरक्षण की स्वदेशी जाति परंपरा, भारत नेपाल से सक्रिय सिंडिकेट, बिल्कुल बी ऑप्शन, फैमिली ट्रबल एंड फेसिंग द डिस्ट्रेस एलिफेंट। ठीक, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको क्वेश्चंस विद एमसीक्यू नहीं कराएंगे, आपको यहाँ आपको 25 एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। मतलब अगर आप सोचिए आप 25 एमसीक्यू हमारे साथ करते हैं और 6 दिन में सोचिए आप 150 एमसीक्यू आपके तैयार हो जाते हैं। सोचिए मतलब एक हफ्ते में सोचिए आपके 150 एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको लगभग अगर 4 हफ्ते भी आप देखते हैं तो मतलब लगभग 600 एमसीक्यू आपके तैयार हो जाते हैं। सोचिए 600 एमसीक्यू, सच है बिग, ठीक है ना। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत बनाइए ताकि एग्जाम में सिंगल करंट अफेयर्स भी आपको गलत ना हो। हम लोग 100% टारगेट लेके चलेंगे, जो जो हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हैं वो 100% टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, ऐसा 79 का कांस फिल्म फेस्टिवल हमारे हिस्टोरिक में साउथ एशिया इंडिपेंडेंट सिनेमा। ठीक, नेपाल ऑफिसर द एलिफेंट द फॉक्स टॉप पार्लियामेंट्री अवार्ड ऑफ फ्रांस। देखिए गलत हो गया ना कि फॉग एलिफेंट फॉग को पार्लियामेंट्री अवार्ड तो रीजन गलत हो गया। ठीक, 79 कांस फिल्म फेस्टिवल और दक्षिण एशिया स्वतंत्र सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है, दक्षिण सिनेमा के लिए अच्छा खासा स्टैब्लिश किया है। तो ए सही आ गलत, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एस्टैब्लिश एट पुगा वैली लद्दाख, बिल्कुल सही बात है, पुगा वैली लद्दाख में एस्टैब्लिश है। ऑपरेट टेम्परेचर 204 डिग्री सेल्सियस एंड ट्रैप ऑन डेप्थ ऑफ 405 जी, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एक्सिक्यूटिव एमओयू ओएनजीसी एंड ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बताइए क्या कह रहा है कि ओएनजीसी और ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा है, बिल्कुल है, 100% इनके द्वारा है, ठीक है ना। तो क्या तीनों सही हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द जियोथर्मल पावर प्लांट बीइंग सेट इन पुगा वैली। कितनी है, 1 मेगावाट। लद्दाख की पुगा घाटी में स्थापित किए जा रहे भारत के पहले भूतापीय संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता कितनी है, 1 मेगावाट। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज भी मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा रीजन, पुगा वैली इन लद्दाख हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एस्टैब्लिशिंग इंडिया मेडन ग्लोबल जियोथर्मल, मेडन मतलब फर्स्ट, मेडन मतलब फर्स्ट, पता नहीं, मेडन फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट एक्सप्लॉइट द नेचुरल हीट स्टोर बेनेथ इन द अर्थ टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्या कह रहा है कि पुगा वैली लद्दाख में एक जियोथर्मल प्लांट पहला स्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि जियोथर्मल प्लांट क्या करता है, नेचुरल हीट को स्टोर करके कंटिन्यूअस क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिए
लद्दाख की पुगा वैली में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए चुना गया है, क्योंकि क्योंकि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र निरंतर स्वच्छ ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए पृथ्वी की सतह से नीचे संग्रहित गर्मी प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करती है। दोनों सही हो गया ना। तो क्या, क्योंकि अब लगाई तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन नवजीवन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन नवजीवन। क्या कह रहा है कि स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी एंड सरेंडर ऑपरेशन कंडक्टेड इन छत्तीसगढ़, गलत। कहाँ पे किया गया है? झारखंड में, ठीक। अंडर दिस 27 मार्च सरेंडर 70 बिफोर द पुलिस रांची, बिल्कुल सही बात है, रांची पुलिस के सामने सरेंडर किया है 27 मार्च ने। तो ऑपरेशनल प्रोटोकॉल प्रोवाइड द रिहेबिलिटेशन पैकेज एंड फैसिलिटी सरेंडर ने, बिल्कुल सही बात, 2-3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन नवजीवन 27 मार्च सरेंडर द फैमिली फॉर्मली फ्रंट ऑफ स्पेशलाइज सिक्योरिटी बटालियन फोर्स। कौन सी बटालियन फोर्स ने सरेंडर किया है 27 माओवादियों ने? देखिए, बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, आईटीबीपी। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, याद आया? सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के सामने सरेंडर किया है, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली बुक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ठीक। द बुक लॉन्च बाय पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत जवाब। किसने लॉन्च किया है? सीपी राधाकृष्णन ने, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखिए आप लोग देखिएगा इसी को, हमने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि 30 में से आप 28 करंट अफेयर सही करके आएंगे हमारे चैनल से आप, ठीक है। बिल्कुल आप विश्वास रख के पढ़िए बस, ठीक है ना। तो पीएम ने लॉन्च किया नहीं, इसको सीपी राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के क्या हैं, वर्तमान के उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर ऑन द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल पीएन पर्रिकर जी पे क्या है, आधारित है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कह रहा है कि पीएन पर्रिकर फॉर्मली एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल, पढ़ो और बढ़ो, बिल्कुल इनका स्लोगन था ना, पढ़ो और बढ़ो। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो गया, 2 और 3। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ लीजिएगा, पूरा दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, द पायनियर फादर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द इंडियन लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया इज बेस्ड। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के जनक और अग्रणी रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक आधारित है किस पे? पीएन पर्रिकर जी पे, ठीक है। पीएन पर्रिकर जी पे आधारित है ना, बस, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, पद्म अवार्ड 26 डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, इस पे देखते हैं क्या क्या है। देखिए, टोटल 131 अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू, सही बात है, 131 अवार्ड मिले हैं ना, ठीक, वेरी गुड। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म, बिल्कुल सही बात है। द लिस्ट ऑफ अवार्ड ओरिजिनल डिक्लेयर्ड ऑन रिपब्लिक डे 2026, बिल्कुल सही, तीनों सही है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे ही आप करिए, देखिए क्वेश्चन इतने करिए आप कि आपका गलत ना हो बिल्कुल। विच अमंग द नॉट रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन द 2026 लिस्ट, किसको नहीं मिला है पद्म विभूषण? देखिए, धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस एंड राजन शिबू सोरेन, बताइए किसको नहीं मिला है? बताइए, शिबू सोरेन जी को नहीं मिला, ठीक है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री रिसिपिएंट एंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, हरमनप्रीत कौर स्पोर्ट, रोहित शर्मा स्पोर्ट, प्रोफेसर लाज कोच जर्मनी फॉरेन कैटेगरी, बताइए कौन कौन सही है? भाई इसमें तीनों सही है, देखिए तीनों सही है ना। देखिए, हरमनप्रीत कौर जी खेल से हैं, रोहित शर्मा जी भी खेल से हैं, और प्रोफेसर लाल कृष्ण को जर्मनी से विदेशी श्रेणी में। पद्म अवार्ड इन्वेस्टर सेरेमनी 2026 was presided by the प्रेसिडेंट मुर्मू, राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पद्म भूषण प्रेजेंट 2026 हाईएस्ट देन टोटल नंबर ऑफ पद्मश्री। अब देखिए, कह रहा है कि जब पद्म भूषण अवार्ड रिप्रेजेंटेड इन 2026 हाईएस्ट देन पद्मश्री, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पद्म भूषण कितने? देखिए अभी आपने ऊपर देखा ना, यहाँ भी देखिए आप, क्या है कि ये 113 पद्मश्री है और 13 तो पद्म भूषण है, तो पद्म भूषण तो है कमी है ना हमारे। कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, IAFO 24 आवर एशिया ओशियन चैंपियनशिप, द इंटरनेशनल चैंपियनशिप इवेंट सक्सेसफुली होस्टेड बाय इंडिया ने, किसने होस्ट किया है? जापान ने। किसने होस्ट किया है? जापान ने। इंडियन मैन टीम सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन पोडियम विनिंग गोल्ड बाय लेटर, बिल्कुल अमर सिंह जी ने जीता है। द वीमेन टीम सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 सही, ठीक है ना। इंडिया टॉप पॉइंट टेबल IF24 ओशिनिया चैंपियनशिप, टोटल 5 मेडल, विच है एग्जैक्ट ब्रेकअप ऑफ दीज 5 मेडल, तो कितने कितने मेडल होता है? 2 गोल्ड,
सॉरी, 2 गोल्ड है ना, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वन लाइनर भी मैंने आपको बताया, आपको मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बताया कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग रिगार्डिंग वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026, ऑप्शन 25 में 25 मई को आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है। द ईयर 2026 मार्क एग्जैक्टली 100 ईयर्स सिंस द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड ऑन 25 मई 2024, 1924, बिल्कुल सही बात है। 1924 में आयोजित हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट, इसके 100 साल पूरे हो गए थे 25 मई को, तो इसलिए आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, द डेजिग्नेटेड थीम ऑफ फुटबॉल डे 2026 इज बी एक्टिव, इसकी थीम क्या है, बी एक्टिव, ये भी सही है। तीनों क्या हो गया, तीनों तो सही हो गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सही है, मई 25 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फुटबॉल डे ग्लोबली, वर्ल्ड फुटबॉल डे ग्लोबली 25 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इट्स कमेड फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भैया, डब्ल्यूटीओ के लिए थोड़ी बनाया जाता है, इसका मतलब रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आपने जी बिल्कुल देखिएगा आप इत्मीनान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, द नेशन रिगार्डिंग द रिसेंट बायलेटरल डिप्लोमेटिक इवेंट बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया, भारत और इथियोपिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है एमओयू, उसके बारे में क्या कह रहा है, द नेशन साइंड अ बायलेटरल एसेसन प्रोटोकॉल टू एस्टेब्लिश इथियोपिया फॉर्मल मेंबरशिप इन डब्ल्यूटीओ, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप के लिए साइन हुआ था। प्रोटोकॉल फॉर्मली साइन अदीस अबाबा एट द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, क्या कह रहा है कि इसके पहले अदीस अबाबा में नहीं, अदीस अबाबा में नहीं हुआ, ये कहाँ पर हुआ है आपका, ये जेनवा में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जेनवा से, जल लैंड में हुआ है। द स्ट्रेटजी में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट साउथ साउथ कॉपरेशन, बिल्कुल सही बात, मैंने बताया साउथ साउथ कॉपरेशन, मैंने बताया तो ये है, ये भी साउथ कंट्री है, ये भी साउथ कंट्री, साउथ साउथ कॉपरेशन, ठीक है ना। तो 1 और 3, क्वेश्चन नंबर सी। इंडिया रिसेंटली साइंड a bilateral accession of protocol at Geneva to support the accelerate the WTO membership entry of the country, किस कंट्री भाई, इथियोपिया, ठीक। स्टेटमेंट क्वेश्चन, अब देखिए चंद्रयान 3 का क्वेश्चन आ गया, रिगार्डिंग द साइंटिफिक फाइंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 होप एक्सपेरिमेंट पब्लिश बाई इसरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। चंद्रयान 3 वो लॉन्च हुई LVM-3 M4 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, बिल्कुल सही बात है। इनसाइड द लैंडर होप एक्सपेरिमेंट चेस्ट एंड पेलोड फंक्शन एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, याद रखिएगा विक्रम। द फाइंडिंग रिवील्ड द डायरेक्टली बेनिफिट टॉप रिगोलिस सरफेस ऑफ द लेयर नेम द लूनर रिगोलिस एक्सिस्ट यूनिक केक लाइक डेंसिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है, केक लाइक डेंसिटी में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, तीनों सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द कैस्ट पेलोड, देखिए इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपसे, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, चंद्रा सरफेस, कहाँ का चंद्रा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो फुल फॉर्म क्या है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, देखिए इंग्लिश में भी यही लिखा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कंप्लीट किया, हमने लगभग 25 MCQ कंप्लीट किए, ठीक, प्लस हमने डिटेल्स में करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक। आपको एक करंट बाइलिंगुअल है, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ सकता है, अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ सकता है, भारत के किसी एग्जाम में भी आप देंगे उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, और आप लोग उसको पढ़े नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, MCQ आप लगा सकते हैं, ठीक, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और चैलेंज साथ मैं कहता हूँ कि जनरली क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए करंट अफेयर के साथ प्रस्तुत होंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।